नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल एलओसी के बाद एलओसी पर शांति की पहल। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने की है आपस में बातचीत। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जारी किया गया है साझा बयान। जानेंगे आखिर क्या बातचीत की रस्ती है, बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता है पाकिस्तान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल असम सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने और आफ्सा का विस्तार किया गया। जी हाँ, आपको बता दें सेना के कानून में बदलाव। इस भी तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका पर परमाणु बमों से हमला करने वाले थे रूस के 108 विमान छिड़ने वाला था तीसरा विश्व युद्ध। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर कब। तो भाई चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है, असम में बीजेपी गृहमंत्री अमित शाह का दावा, बीजेपी और एजीपी 2/3 बहुमत के साथ असम में अगली सरकार बनाएंगे। इस बीच दोस्तों देश भर में सोशल मीडिया के नए कानून लाने जा रही केंद्र सरकार का ऐलान। शिकायत के 24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट, शिकायत निवारण तंत्र भी रखना जरूरी। जी हाँ, ये भी जानेंगे आखिर क्या है इसके बारे में। तो सब कुछ खबरें की करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी काले मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है कि इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही फिलहाल एलओसी के बाद एलओसी पर शांति की पहल। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने की है आपस में बात, जारी किया है साझा बयान। जी हाँ, दरअसल भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल डीजीएमओ ने हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत की है। दोनों पक्षों में सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी हुई। आपको बता दें कि हॉटलाइन पर डीजीएमओ पाकिस्तान का लगातार भारत सरकार से बातचीत करने के लिए हॉटलाइन के जरिए बातचीत करना चाहता था, जिसके बाद भारत की तरफ से फिलहाल एक्शन रिस्पॉन्स दिया गया है और भारतीय मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर ने भी बातचीत की है। दोनों पक्षों में सीमा शांति पर बनाए रखने को लेकर सहमति बनी हुई है। नियंत्रण रेखा पर मौजूद स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों ओर की सेनाओं ने सभी समझौते युद्ध विराम का कड़ाई से पालन के लिए सहमति व्यक्त की गई है। 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावित इस तरीके के एलओसी के बाद एलओसी पर शांति की पहल हो रही है। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण वातावरण की समीक्षा की। दोनों और डीजीएमओ सीमाओं के साथ पारस्परिक रूप से स्थायी शांति कायम रखने को लेकर सहमत हुए। दोनों पक्षों में ने नियंत्रण रेखा को लेकर किए गए सभी समझौते, संघर्ष विराम आदि का कड़ाई से पालन करने पर सहमति जताई। इसके अलावा दोनों तरफ के डीजीएमओ ने इस बात को दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बातचीत और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों असम सरकार का फैसला, 6 महीने में आफ्सा का होगा विस्तार। जी हाँ, दरअसल असम सरकार ने सैन्य बल विशेष अधिकार कानून आफ्सा के तहत राज्य की मौजूदा अशांत क्षेत्र स्थिति को 27 फरवरी को और 6 महीने के लिए बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सैन्य बल विशेष अधिकार कानून 1958 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से आगे 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। विज्ञप्ति में कोई खास कारण नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अप्रैल और मई में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य के कुछ हिस्से में गोला बारूद की बरामदगी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। असम में आफ्सा नवंबर 1990 में लागू हुआ था और राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद प्रत्येक 6 महीने पर इसका विस्तार किया जाता रहा है। पूर्वोत्तर में आफ्सा असम, नागालैंड और मणिपुर, इम्फाल नगर परिषद इलाके को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश के चांगवाल, लैंगडिंग और चिरप जिलों में रहता है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी टेक कंपनियों का दावा, साइबर हैकिंग के में रूस का हाथ, अब प्रतिबंधों की सोच रहे हैं बाइडन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर से बाइडन और रूस आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों का कहना है कि सरकारी और कॉरपोरेट नेटवर्क में महीने भर चली साइबर घुसपैठ इतनी जटिल, केंद्रीय और श्रम साध्य थी कि इसके पीछे कोई देश ही हो सकता है।
इन कंपनियों का दावा है कि फिलहाल सारे साक्ष्य रूस की तरफ इशारा करते हैं। साइबर घुसपैठ पर अमेरिकी संसद कांग्रेस की पहली सुनवाई में तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि फिलहाल ये घुसपैठ सटीक, महत्वाकांक्षी और व्यापक भी थी। दरअसल साइबर घुसपैठ ने गोपनीय तरीके से अमेरिका और अन्य देशों के विशेष महत्व वाले ईमेल और दस्तावेजों को अपना निशाना बनाया है। तो दोस्तों लगातार साइबर अटैक चल रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। लद्दाख गतिरोध के दौरान चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ पर आया सेना प्रमुख का बयान। बोले ठीक। दरअसल थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने बुधवार को कहा है कि पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने से अंतिम परिणाम बहुत अच्छा रहा। दोनों पक्षों के लिए ये लाभकारी स्थिति भी है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में अन्य लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भी रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख गतिरोध के दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ के कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन भारत ने केवल 2 को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि 2.5 मोर्चे के लिए दूरगामी योजना बना रखी है। आपको बता दें कि फिलहाल वो आधे मोर्चे का हवाला आंतरिक सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर, जो बाइडेन ने ट्रंप के कार्यकाल में ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटाई, भारतीयों को होगा इससे फ़ायदा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान लागू की गई उस नीति को निरस्त कर दिया जिनमें ग्रीन कार्ड आवेदकों के अमेरिका पर आने पर रोक लगाई गई थी। इस कदम से अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करने वाले भारतीयों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है और ये अमेरिका में अप्रवासियों को दिया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है कि उन व्यक्ति को स्थायी रूप से देश में रहने का अधिकार दिया गया है। पूर्वी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल वसंत में कोरोना वायरस के कारण बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का हवाला देते हुए 2020 के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसे 21 दिसंबर को उन्होंने मार्च अंत तक के लिए बढ़ा दिया था। बाइडेन ने कहा है कि फिलहाल वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। बाइडेन ने कहा है बल्कि इसमें अमेरिका को नुकसान पहुंचता है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल UNSC में भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा एक देश पूरी दुनिया में आतंकियों की कर रहा है मदद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बताया है। परिषद में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधित्व के नागराज नायडू ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है कि फिलहाल एक पड़ोसी देश न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में आतंकियों को पनाह और मदद मुहैया करा रहा है। भारत ने ये भी कहा है कि फिलहाल आतंकवाद को पड़ोसी देश की सरकार का भी समर्थन प्राप्त है। परिषद की बैठक में नागराज ने कहा है कि फिलहाल भारत कई दशकों से प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वहाँ की सरकार खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करती है और दहशतगर्दों को मदद मुहैया करवाती है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें पश्चिम बंगाल गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। जी, अमित शाह ने कहा बीजेपी और AJP 2/3 बहुमत के साथ असम में फिर से बनाएंगे अगली सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार सुबह गुवाहाटी पहुंचे और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके कैबिनेट सहयोगी डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, राज्य भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बंदरलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोरझाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस बीच दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि एक बार फिर से असम में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। शाह ने कहा है कि कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए भाजपा के वोटों में कटौती करने के लिए आंदोलनकारी अलग अलग नामों से जोर आजमाइश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य कांग्रेस को जीत दिलाना है। हर कोई जानता है कि वे सरकार नहीं बना सकते, वे खुद जानते हैं, लेकिन ये दुखद है कि वे कांग्रेस को जिताने के लिए भाजपा के वोट शेयरों में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सब बिना किसी उलझन के और बिना किसी एक तरीके से दो रवैया में फंसे आप भाजपा को वोट करें। हम चलते हैं अपडेट। देश में न्यूज़, सोशल मीडिया और OTT रूल्स लाने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर, मोदी सरकार का ऐलान, शिकायत के 24 घंटे में हटाना होगा। आपत्तिजनक कंटेंट शिकायत निवारण तंत्र भी रखना जरूरी।
दरअसल मोदी सरकार ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना ही होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर्स को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उनका निपटारा होगा। सरकार 3 महीने में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शिकायत जानकारी दी है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फिलहाल भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम होना चाहिए। इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी है कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक और ट्विटर के 1 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। जी हाँ, ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइन बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार को इसको लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा है फिलहाल सालों से इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मंत्रालय ने व्यापक विचार विमर्श कर हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया है, जिनमें 2 श्रेणियां होंगी, एक इंटरमीडिएट और दूसरा सिग्निफिकेंट। सोशल मीडिया पर अतिरिक्त कर्तव्य, हम जल्द ही इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के कानून को हम 3 महीने में लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के अफसरों की तैनाती करनी होगी और ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उनका निपटारा भी किया जाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपा के खाते में एक और व्यक्ति, जी दरअसल मिशन बंगाल पर नड्डा बोले लोखो सोनार बांग्ला का शुभारंभ, 2 करोड़ से ज़्यादा मांगी सुझाव। जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख होगी नज़दीक आते आते सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सनातनी बढ़ती जा रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को कोलकाता में लोखो सोनार बांग्ला किया शुभारंभ। इसके बाद उन्होंने कहा है फिलहाल सोनार बांग्ला बनाने के लिए राज्य के 2 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए PM किसान सम्मान निधि भी लागू की जाएगी। इस बीच दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि फिलहाल TMC के कई कार्यकर्ता फिर से नेता BJP में शामिल हुए। तो वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभिनेत्री पायल सरकार ने भी भाजपा ज्वाइन की है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि पायल सरकार भाजपा में BJP के चीफ पश्चिम बंगाल BJP चीफ दिलीप घोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पुदुचेरी में बोले PM मोदी, कांग्रेस हाईकमान के चप्पल उठाने में एक्सपर्ट थे नारायण स्वामी। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को पुदुचेरी आज एक रैली संबोधित की। इस दौरान PM मोदी ने रैली में कांग्रेस के हाईकमान कल्चर को लेकर तंज कसा। मोदी ने कहा है कि इस कल्चर से पुदुचेरी को नुकसान हुआ। आपके पूर्व CM अपनी पार्टी के टॉप लीडर की चप्पल उठाने में एक्सपर्ट थे। पुदुचेरी एक ऐसी सरकार की हकदार है जिसका हाईकमान यहाँ के लोग हों, न कि दिल्ली में बैठा कांग्रेस नेताओं का एक छोटा ग्रुप। NDA पर भरोसा देगा कि अगली सरकार लोगों की होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के पूर्व CM और कांग्रेस नेता बेलू नारायण स्वामी और राहुल गांधी के बीच एक वाक़ये का भी जिक्र किया। PM मोदी ने कहा कि नारायण स्वामी और राहुल के बीच जिस वाक़ये का जिक्र किया उसमें पूर्व CM ने कांग्रेस नेता से झूठ बोला था। तो दोस्तों अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने मुद्दे को उठाकर कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पश्चिम बंगाल की रैली में ओवैसी को नहीं मिली इजाज़त, रद्द करवाई TMC ने रैली, तो भड़के ओवैसी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच गया है। तृणमूल कांग्रेस, BJP कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने चुनाव को अपने हक में करने के लिए ताकत झोंक रखी है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असद ओवैसी की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को होने वाली रैली को पुलिस से अनुमति नहीं मिलने की वजह से रद्द कर दिया। रैली को पुलिस की इजाज़त न मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फूटा और ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू
नहीं हुई है। यदि वे हमें इससे पहले भी अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रैली कर सकते हैं, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी रैली कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी बजट सेशन के दौरान गरजे मुख्यमंत्री योगी, कहा सपा के हंगामे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले ज़्यादा गर्मी ना दिखाएं, सबका पेट का दर्द दूर कर दूंगा। जी हाँ, यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराने के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सख्त लहजे में विपक्ष को नसीहत भी दे दी। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव की ताप नजर आ रही है। विधान परिषद में बहुमत वाली समाजवादी पार्टी के नेताओं के शोर मचाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में बोला है कि समाजवादी पार्टी के सदस्य ज़्यादा गर्मी ना दिखाएं तो बेहतर है, हमको हर भाषा में समझाना आता है। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण पर सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से दूसरे पर हमला किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गर्मी ना दिखाएं, पेट का इलाज हमें करना अच्छी तरीके से आता है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। लोकतंत्र सेनानी आजम खान को हर महीने मिलती थी 20,000 रुपये की पेंशन, योगी सरकार ने बंद कराई। विभिन्न आपराधिक मुकदमों में फंसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को एक और झटका मिला है। सरकार ने आजम खान को मिलने वाली लोकतंत्र सेनानी पेंशन को रोक दिया है। आपको बता दें कि पेंशन के रूप में आजम खान को हर महीने 20,000 रुपये मिल रहे थे। गौरतलब है कि आपातकाल के दौरान जेल गए नेताओं को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देकर उन्हें मासिक पेंशन दी जाती थी। साल 2005 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने आजम खान को लोकतंत्र सेनानी घोषित करते हुए पेंशन दी थी। शुरुआत में पेंशन की राशि 5,000 रुपये थी और जिसे उन बाद में बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया था। तो कहा जा रहा है कि मुकदमे में आरोपी होने की वजह से सरकार ने पूरी तरीके से पेंशन रोक दी है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल राकेश टिकैत का ट्रैक्टर रैली दिल्ली कर संसद कूच का आह्वान, तो संयुक्त मोर्चा ने झाड़ा पल्ला, बोले ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं है, वो करें अपने मन की मर्जी। आगरा की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से संसद कूच का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं हुए तो अब की बार हल क्रांति होगी। किसान संवाद में संसद में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे। दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चा ने टिकैत के इस बयान से किनारा कर दिया है। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा की 7 सदस्यों वाली कोर कमेटी और 2 नियमित सदस्यों की बैठक हुई थी। इसमें भी टिकैत के बयान को लेकर चर्चा हुई और इस पर कुछ सदस्य नाराज दिखे। बैठक के बाद मोर्चे ने कहा है कि राकेश टिकैत का निजी बयान है, संसद कूच का मोर्चा का कोई कार्यक्रम नहीं है। बैठक में 28 को होने वाली मोर्चे की बैठक की तैयारी की गई थी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।